हो गई वाली प्रॉब्लम है माँ? आवाज आ रही मेरी? हाँ सर हुई वाली प्रॉब्लम? यस सर हो गई। ये इसका सोल्यूशन जो है तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। अगर कांस्टेंट वोल्टेज लगाओगे -20 वोल्ट की, तो डी बाई डी टी जीरो हो जाएगा, तो करंट जीरो हो जाएगी। और अगर जो है वो वोल्टेज लगाओगे 2 e⁻⁵ तो इस तरीके से डी बाई डी टी ऑफ 2 e⁻⁵ करोगे, ये प्रोसीजर होगा। अगर किसी को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में दिक्कत हो तो बताना, अदरवाइज ये सिंपल चीज है। अगर ये जो इक्वेशन दिया हुआ था आई टी इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी वाला जो इक्वेशन दिया हुआ था, अगर इसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन सब लोगों ने पढ़ लिया है, अगर इसी चीज को हम इस तरह के से लिखें डी वी इक्वल टू दिस मच, तो यहाँ से जो है वो v की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू निकल आएगी। डिफरेंशिएशन इस तरह से इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट वगैरह करके बना पहुंची ये करके, जिसमें कि वी टी नॉट जो है इनिशियल कंडीशन होती है, कांस्टेंट रख एक एक कंडीशन दी जाती है, उससे वी टी नॉट जो इनिशियल वोल्टेज होती है, या डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ोगे जो इनिशियल कांस्टेंट होता है, जैसे कि ये यहाँ पे लिखा है वी टी इक्वल टू 1/c इंटीग्रल आई डी टी प्लस के। तो एक कंडीशन दे दी जाती है, उस कंडीशन को इसमें रखते हैं, उससे के की वैल्यू निकल आती है और वोल्टेज वेवफॉर्म निकल आता है। तो चाहे इस इक्वेशन को उस तरह से देखें कि आई टी इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी की तरीके से, चाहे अगर वोल्टेज निकालना हो तो डी वी इक्वल टू ये लिख करके इंटीग्रेट वगैरह कर देंगे तो वोल्टेज की वैल्यू निकल आएगी। जैसे यहाँ पर जो है वो एक सवाल दिया हुआ है, इसमें करंट जो है वो इस वेवफॉर्म से जो है वो रिप्रेजेंट की जा रही है, और हमको जो है वो वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वोल्टेज की वैल्यू उसी इक्वेशन से निकालोगे, आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी से, वहां से वोल्टेज की इक्वेशन इस तरह से निकल जाएगी। और जो है वो ये तुम्हें वेव फॉर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पर बार बार इक्वेशन में आई टी डी टी आ रहा है, तो डिफरेंट पैरामीटर सेट करते जाओ। जो लिमिट है इस इंटीग्रेशन की, टी नॉट से टी दिया हुआ है, तो ये जो लिमिट है ये इस ग्राफ के हिसाब से सेट करते जाओ। कैसे सेट करोगे? एक तो सबसे पहले ये दिया हुआ है कि ये करंट माइनस इन्फिनिटी से देखोगे, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 समय तक ये करंट की वैल्यू 0 है। फिर 0 से लेकर के 2 सेकंड तक इसकी वैल्यू 20 मिली एम्पीयर है। फिर 2 सेकंड के बाद फिर इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू 0 है। तो 3 भाग में इसको तोड़ लिया जा सकता है, और तोड़ने के बाद इसको जो है इसी वाले इक्वेशन में रख करके निकाला जा सकता है। जैसे करंट निकालनी तो सी डी वी बाई डी टी हुआ, तो यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा कि डी वी जो है 1/c आई डी टी हुआ। तो वोल्टेज तुमको निकालनी है तो 1/c इंटीग्रल आई डी टी करोगे, तो आई की वैल्यू डिफरेंट रेंज में डिफरेंट डिफरेंट, जैसे माइनस इन्फिनिटी से 0 तक देख रहे होगे इस कर्व में, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक आई की वैल्यू 0 दी हुई है। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 0 तक 0 डी टी लिख दिया। उसके बाद फिर जो है वो उसकी वैल्यू 20 मिली एम्पियर लिखी हुई है, तो यहाँ पर 20 इंटू 10⁻³ डी टी लिख दिया। और 0 से लेकर के 2 मिली सेकेंड तक ये वैल्यू 20 मिली एम्पियर है। तो 0 से लेकर के 2 ना लिख करके 0 से लेकर के t तक लिखा गया है, क्योंकि इसको एज ए फंक्शन ऑफ t जो है वो रिप्रेजेंट करना है। 0 से लेकर 2 तक कर दोगे तो ये उसकी पूरी एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा, तो वो भी करके देखेंगे।
और प्लस उसके बाद 2 सेकंड के बाद देखोगे तो 2 सेकंड या 2 मिली सेकंड जो भी है उसके बाद देखोगे वहां से लेकर इन्फिनिटी तक करंट की वैल्यू फिर से 0 है। तो इस तरह के 3 पार्ट में इसको बांट लिया और तीनों पार्ट में यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। केवल 0 से लेकर टी के बीच में ही इसकी वैल्यू 1/c शायद 5 फैरेड दिया हुआ है तो 5 × 10⁻⁶ हो गया। ऊपर इसको सॉल्व कर लिया, ये जो है इंटीग्रेशन कर सकते हो, ये 4000 टी आ गया। तो 0 से लेकर 2 मिली सेकंड तक, और होना भी यही चाहिए भाई, इसी 0 से लेकर 2 मिली सेकंड के बीच में वोल्टेज की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज अदरवाइज तो इसके इधर और इसके इधर तो करंट की वैल्यू 0 दी हुई है, तो वोल्टेज की वैल्यू जो है इसकी 0 आ रही है। केवल 0 से लेकर 2 मिली सेकंड के बीच में ही इसकी वैल्यू आनी चाहिए, और वही आ भी रही है। 0 से लेकर 2 मिली सेकंड तक इसकी वैल्यू 4000 टी है। और अगर इसको ये देखोगे कि 2 सेकंड या 2 मिली सेकंड के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 2 मिली सेकंड पे इसकी वैल्यू निकाल लो, तो 2 मिली सेकंड पे इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 मिली सेकंड रख के निकालोगे 4000 टी में, तो 8 वोल्ट आ जाएगा। तो यानी 2 मिली सेकंड के बाद इसकी वैल्यू 8 वोल्ट रहेगी। तो इसका जो अगर टोटल देखोगे तो इस तरीके से रहेगा कि टी अगर 0 से कम है तो उसकी वैल्यू 0 है, 0 से 2 मिली सेकंड तक इसकी वैल्यू 4000 टी है, और 2 मिली सेकंड के बाद 0 गलत लिखा हुआ है, जो उसके बाद फिर 8 वोल्ट, 2 मिली सेकंड के बाद फिर से 8 वोल्ट। ये अगर समझने में किसी को दिक्कत हुई हो तो बताओ। समझ में आ गया? महिमा चौधरी, इसको समझ में आ गया? क्यों भाई, कोई 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 है भी कोई? महिमा पांडे आ गया समझ में? क्या बोल रही है यस आवाज? सर। किसी को अगर नहीं समझ में आया हो तो बताना। इसी तरीके से और भी सवाल है, वो उसमें से तुम ट्राई कर सकते हो। अगर इसमें एनर्जी स्टोर निकालनी है तो पावर जो है वो V × I होती है, कहीं पर भी निकालोगे। और इसमें फिर इसको जो है CV/dV/dt निकाल लोगे, I की जगह CdV/dt रख दोगे, तो यहाँ से पावर की वैल्यू आ जाएगी। अगर एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी पावर इनटू टाइम होती है, तो पावर को dt से मल्टीप्लाई कर दिया। जब जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले उसमें काम करते हैं तो जो है टाइम से मल्टीप्लाई करना है तो स्मॉल टाइम लेते हैं, तो इसलिए उसको dt से मल्टीप्लाई करते हैं। पावर को dt से मल्टीप्लाई करके अगर उसको एक टाइम स्पैन में इंटीग्रेट कर दोगे तो वो एनर्जी दे देता है। इसीलिए यहाँ पे dt से मल्टीप्लाई करके इसको एक टाइम स्पैन में इंटीग्रेट कर दिया, तो ये एनर्जी दे देगा। इस फॉर्मूले में ऐसे फॉर्मूला वाला इसको मैनिपुलेट कर लिया, मैनिपुलेट करके इसकी वैल्यू हाफ CVT² - VT0² आया। जनरली ऐसा माना जाता है कि इनिशियल वैल्यू जो वोल्टेज की होगी किसी भी कैपेसिटर के क्रॉस वो 0 होगी। जनरली ये मान के चला जाता है कि भाई जो इनिशियल में कैपेसिटर कहीं भी लगा रहे होगे तो उसमें पहले से वो चार्ज नहीं होगा, उसके क्रॉस वोल्टेज नहीं होगी। तो इसलिए जो है VT0 जो इनिशियल वैल्यू है उसको 0 मानते हुए जो एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो हाफ CV² आता है, यानी कैपेसिटर हाफ CV² एनर्जी जो है वो स्टोर कर सकता है। यहाँ पर जो है वो बार बार जो है वो DT' लिखा जा रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो पैरामीटर सेट किया जा रहा है वो T0 और T के फॉर्म में है। तो यहाँ पे DT लिखेंगे तो ये T0 और T आपस में मिक्स हो जाएगा, इसीलिए वेरिएबल चेंज किया जा रहा है। मेरी उम्मीद है कि डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह हम ये सब चीजें तुम लोग पढ़ते होंगे। तो हाफ CV² जो है वो एनर्जी होती है जो स्टोर होती है। तो इस तरीके अगर कोई सर्किट दिया हो, उसके क्रॉस ये वोल्टेज लगी हो, एक रजिस्टर लगा हो, एक कैपेसिटर लगा हो, और ये कहे कि इसमें जो है वो एनर्जी स्टोर निकालना शायद इन द कैपेसिटर, तो एनर्जी स्टोर निकालना है तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दोगे हाफ CV²। तो यहाँ पे हाफ CV² लगा दोगे तो हाफ C की वैल्यू दी है 20 माइक्रोफेरेड, V की वैल्यू इस कैपेसिटर के क्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, तो भाई इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? So बताओ भाई। 100 sin 2 pi t।
तब जो दिया हुआ है वो। हाँ, क्योंकि वो पैरेलल में सोर्स लगा हुआ है, इसलिए कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज 100 sin 2πt होगी। इसका स्क्वायर कर देंगे, वी हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी लिख देना, वी स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर कर दोगे, वो यहाँ पे दिया हुआ है 0.1 साइन स्क्वायर 2πt वगैरह वगैरह आ जाएगी। तो और अगर रजिस्टर के क्रॉस पावर जो है वो पूछ रहा होगा, तो वी स्क्वायर बाई आर कर दोगे, तो वी की वैल्यू ये दी हुई है डिवाइडेड बाई वी, यही वोल्टेज इस रजिस्टर के क्रॉस भी होगा, तो वी स्क्वायर बाई आर कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन दिया हुआ, पढ़ने का मन हो तो पढ़ लेना, इसमें डिस्कशन ध्यान में नहीं आएगा। इसके बाद जो 7.3 दिया हुआ फॉर्मूला बेस्ड है, उसे भी कर सकते हो। जैसे कैपेसिटर होता है उस तरह का एक जो है वो सर्किट एलिमेंट होता है, उसको इंडक्टर कहते हैं। इंडक्टर कैसे बनता है, किसी इंसुलेटर पे ऐसे तार ऐसे वाउंड कर करके, ये जो है इंडक्टर्स हैं, किसी इंसुलेटर पे जो है तार ऐसे ऐसे वाउंड कर दिया जाए तो वो इंडक्टर की तरह काम करता है। इंसुलेटर की बजाय अगर मैग्नेटिक मटेरियल पे किया जाए तो उसकी इंडक्टेंस ज्यादा होती है, इट इज रिलेटेड टू मोर रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। फिर भी इस एक सर्किट एलिमेंट की तरह अगर देखें तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होती है दैट इज गिवन बाय एल डी आई बाई डी टी। तो अपना फोकस इस पे रखो कि केवल कि जो इसको एज ए सर्किट एलिमेंट ट्रीट करना है, इसकी मैग्नेटिज्म में तो उतना मतलब नहीं है यहाँ पे। तो V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है, ये नोटेशन वगैरह होता है। अगर जो है इसका नोटेशन वी एल डी आई बाई डी टी होता है, तो अगर इसी तरह से जैसे इंडक्टर है उसके क्रॉस अगर हम 5 वोल्ट का डीसी सोर्स लगा दें, तो जो है वो वोल्टेज उसके क्रॉस जो है वो कितनी होगी और करंट उसके क्रॉस कितनी होगी, बता सकते हो? अगर इसी तरीके का इंडक्टर है जैसे पहले पूछ रहे थे, तो इसके क्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला है एल डी आई बाई डी टी। तो मान लो हम एक कांस्टेंट या डीसी सोर्स इसके क्रॉस लगा दें, तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगी? बताओ भाई आशुतोष गुप्ता, तुम भी कुछ बताओगे? क्यों आशुतोष गुप्ता, ये तो कनेक्ट करो, भाग जाना। क्या होगी वोल्टेज? अच्छा अच्छा, तो ये बताओ। तो सार्थक गुप्ता तुम बताओ। सार्थक गुप्ता, तुम भी कनेक्ट करके भागे हुए हो क्या? सर नहीं है यहीं पे। तो क्या होगी? अगर इसके इसको ये इंडक्टर दिख रहा है, इसके क्रॉस हम 5 वोल्ट का सोर्स लगा दी जैसे अभी लगाए थे कैपेसिटर के क्रॉस, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगी? अरे जो चीज बताते हैं वही चीज रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तुम लोग, बातें किए हो। क्या होगी महिमा? क्या तो ऐसी वोल्टेज जो, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि हाँ क्योंकि जो है वो अगर इसमें जो एक डीसी सोर्स लगाओगे तो जो करंट होगी वो टाइम डिपेंडेंट तो नहीं होगी ना। तो जी टाइम सर। इंडिपेंडेंट होगी वो तो कांस्टेंट करंट होगी। तो कांस्टेंट होगी तो फिर डी बाई डी टी आई का करोगे तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब उसके क्रॉस वोल्टेज जीरो हो जाएगा। तो वोल्टेज अगर जीरो हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट होगा कि ओपन सर्किट होगा? सर सर शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इंडक्टर डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट होता है। जैसे डीसी के लिए कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है, वैसे इंडक्टर के क्रॉस अगर डीसी लगा दो तो शॉर्ट हो जाता है, तो उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। और अगर एक बहुत जल्दी से इसके क्रॉस तुम करंट चेंज करना चाहोगे, जैसे मान लो बहुत कम समय में करंट चेंज करना चाह रहे हो, तो अगर बहुत जल्दी का मतलब होता है डीटी की वैल्यू बहुत कम होना और फाइनाइट करंट चेंज होना। जैसे कोई मान लो 2 मिली एम्पियर की 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, उसको एकाएक तुमने जीरो कर दिया, 2 एम्पियर के करंट से जीरो कर दिया, मतलब चेंज इन, ये जो डी आई या डी टी जो लिखते हैं वो बेसिकली चेंज के नोटेशन है कि चेंज होता है, चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए डी आई डी टी लिखते हैं।
तो डी टी मतलब बहुत कम है, यानी बहुत कम समय में तुम डी आई यानी कि 2 एम्पियर से लेके 0 कर दिए, यानी कि 2 एम्पियर का तुमने जो है चेंज कर दिया, तो ऊपर 2 लिखा और टी टी काफी कम है, तो काफी कम का मतलब नियरली अप्रोचिंग 0 मान लो। इसकी वैल्यू जो है बहुत ज्यादा आएगी, एल डी आई बाई डी टी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर काफी कम है, तो इसलिए जो है एक बहुत लार्ज वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो ऐसा कभी देखा होगा अगर ट्यूबलाइट में चोक लगा होता है, अगर ट्यूबलाइट को जो है बहुत तेजी से स्विच ऑफ करो तो स्विच के अक्रॉस जो है चिंगारी निकलती है, स्पार्क होता है। या जाड़े में अगर हीटर यूज किया होगा तो हीटर भी कैसे बना होता है, अगर रॉड वाला हीटर देखोगे तो वो एक तार जो है लपेटा होता है कि इंसुलेटर के ऊपर, तो वो भी एक तरह से उसमें भी इंडक्टेंस आ जाती है। तो अगर उसको भी तुम ज्यादा तेजी से बंद करो, उसमें तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो करती है हीटर में, अगर उसको जो है तुम एकाएक बहुत तेजी से स्विच ऑफ करो, स्पार्क करता है। तो इसीलिए करता है कि बहुत कम समय में तुमने उसकी करंट को जीरो करने की कोशिश की, कुछ करंट फ्लो कर रही होगी उसको तुमने जीरो करने की कोशिश की, तो ऊपर जो है जो न्यूमरेटर है वो फाइनाइट है और नीचे ड्यूटी बहुत कम है, तो एक बहुत ज्यादा वोल्टेज, theoretically speaking infinite voltage, but even if it is not theoretical, practically भी काफी ज्यादा वोल्टेज के क्रॉस जो है वो जनरेट होती है, इसलिए एक स्पार्क जो है वो पैदा होता है। तो अगर V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी एक फॉर्मूला होता है, तो इसमें लिखा हुआ है कि ये करंट जो है दिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, आई टी जो करंट फ्लो कर रही है 3 हेनरी के एक इंडक्टर में है, इसकी जो यूनिट होती है इंडक्टेंस की वो हेनरी होती है, इंटर में पढ़ा होगा। तो एक करंट जो है आई टी जो फ्लो कर रही है उसका ग्राफ इस तरीके का है, तो इसकी वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो जैसे पिछले वाले सवाल में किया है उसी तरह से अगर करोगे तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 सेकेंड तक अगर देखोगे तो वोल्टेज क्या होनी चाहिए, एल डी आई बाई डी टी। तो एल डी आई बाई डी टी का मतलब हुआ कि एल जो है वो 3 हेनरी दिया हुआ और डी आई बाई डी टी अगर माइनस इन्फिनिटी से -1 तक देखोगे तो चूंकि ये कांस्टेंट है, जीरो है, जीरो है तो भी, और जीरो ना होता कुछ और होता तो भी जो है वो डी आई बाई डी टी जीरो होता, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक वोल्टेज जो है वो जीरो रहे। और उसके आगे बताओ -1 के आगे जो है कैसे वोल्टेज वेरी करेगी, ये तुम लोग बताओ। कोई बता सकता है कैसे उसके आगे वोल्टेज वेरी करेगी? -1 के आगे वोल्टेज कैसे वेरी करेगी, फॉर्मूला पता है एल डी आई बाई डी टी? किसी को लग रहा है कोई वो बता सकता है? माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक तो करंट की वैल्यू जीरो है, तो वी एल डी आई बाई डी टी करोगे तो डी आई बाई डी टी वैसे भी जीरो हो जाएगा, वोल्टेज जीरो रहेगी। -1 के आगे वोल्टेज कैसे वैरी करेगी? लीनियरली जा रहा है। लीनियरली तो करंट जा रही है, तो एल डी आई बाई डी टी निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? ये वाला ये वाला V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तुम लोग पता नहीं, अच्छा तुम लोग वो इंटर जो है तुम लोग वैसे किए हो ना, वो लॉकडाउन वाले चक्कर, इसीलिए तुम लोग का गड़बड़ था बड़ा मामला। ये V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी लिखोगे तो L लिखोगे तो 3 लिख दोगे और डी आई बाई डी टी ये जैसे लिखा हुआ है सिंपल। तो -1 से लेके पीछे तक जाओगे माइनस इन्फिनिटी तक तो जीरो है, तो जीरो भी वोल्टेज बात खत्म हो गई। अब एल डी आई बाई डी टी ऐसे करोगे तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू -1 से 1 के बीच में निकाल सकते हो, यही तो निकालना है, बाकी तो कुछ है ही नहीं है। V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी लिखा, एल की जगह 3 हेनरी लिख दिया, डी आई बाई डी टी, तो डी आई बाई डी टी -1 से 0 के बीच में क्या होगा, कोई बता सकता है? क्या होता है ये डी आई बाई डी टी?
लॉकडाउन का असर तुम लोग की तो बहुत खराब है। देखो ऑनलाइन क्लास इसलिए समझ में नहीं आया, ऑफलाइन में तो एकदम हो जाता मामला। सर बताओ भाई। 1 हाँ बोलो 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 बोलो, तुम ही बोल ही रही हो, अकेले बाकी लोग सुन ही रहे हैं, तुम ही बोलो। सर 1 होगा, मतलब क्यों? कि डी बाई डी टी होता है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हाँ 0 पे आई की वैल्यू 1 है, और -1 पे 0 है तो 1 हो जाएगा। इसलिए नहीं होता है वन। तो यहाँ बन गया वन, यहाँ पे बन गया इसलिए तुम्हें लग रहा है। डी आई बाई डी टी जो है वो तुम बन गया इसलिए वन लग रहा है। डी आई बाई डी टी जो है ये देख रही हो -1 से जब आगे बढ़ रही है, बढ़ रहा है यानी करंट 1 तक जा रही है। डी आई बाई डी टी या आई जो है वो एक्चुअली वाई एक्सिस पे है, और टी जो है एक्स एक्सिस पे है। तो चलो ऐसे नहीं पूछ, थोड़ा घुमा के पूछते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है। आई जो है वाई एक्सिस पे है ना, और टी जो है एक्स एक्सिस पे है। सही कह रहे हैं ना? सही कह रहे हैं हम, बोलोगे तो फिर। यस सर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या चीज होती है? तो डी चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। तो ये तो चलो ठीक बताया, लेकिन ये अगर हम कहें कि रिप्रेजेंट करना है इसमें, इस ग्राफ में, तो इसको दिखा पाओगे डी वाई बाई डी एक्स को? हाँ सर, स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स। हाँ स्लोप होता है। तो स्लोप क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स स्लोप जो, ये -1 से 1 के बीच में स्लोप जो है ग्राफ का क्या है? डी वाई बाई डी एक्स स्लोप होता है। स्लोप यानी अगर मेरा मेरा पॉइंटर दिख रहा है, तो ये जो पॉइंटर हमने बनाया, देखो ये दिखा, जो यस स्लोप सर। हमने बनाया वो दिखा। वो ये स्लोप है, ये एक लाइन है। -1 से -1 के बीच में ये एक लाइन है, और इसका स्लोप जो है ये है जो हमने बनाया अभी पेन से। तो ये स्लोप कितना होगा? ये स्लोप जो है वो डी वाई बाई डी एक्स को जो स्लोप कह रही है, इसको और किसी टर्म में बोलोगी? ये tan थीटा होता है। यस सर, तो टैन थीटा। हाँ तो tan थीटा निकालोगी तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये यहाँ से ये घटा, ये कितनी लेंथ है? 1 है। तो ये कितनी लेंथ है? 1 है। 1/1 dy by d is equal to tan theta, and this angle will be theta, and tan theta is equal to dy by dz। ये जो ये वाला y एक्सिस को 1 से लेके देख रही हो, ये tan थीटा की वैल्यू यही होगी ना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये 1 है, ये 1 है, 1/1 तो 1 होगी। तो इसलिए जो है वो इसकी वैल्यू 3 और डी बाई डी टी बाई डी टी की वैल्यू 1 आ गई, तो इसलिए वोल्टेज की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पे ये देख रहे होगी कि ये 3 बना हुआ, ये 3 बना हुआ है, ये -1 से 0 के बीच। ठीक है, बात समझ में आई होगी? ठीक है। यस सर। तो ये जो है ये तो -1 से 1 के बीच में हो गया, और फिर 0 से लेकर के उसके आगे कैसे वेरी करेगा? 0 से लेकर के उसके आगे का मतलब है कि 0 से लेकर के 2 तक। अगर ध्यान से देखोगे तो 0 से लेकर 2 तक करंट क्या है? कांस्टेंट है। तो यस सर। कांस्टेंट कांस्टेंट है, मतलब डी आई बाई डी टी क्या होगा? 0। 0 होगा। तो इसका मतलब उस बीच में फिर से जो है वो वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी। देख रहे होगी कि -1 से 0 के बीच में तो वोल्टेज 3 आ रही है, लेकिन उसके बाद फिर 0 से लेकर 2 तक फिर वोल्टेज 0 हो जाए। फिर 2 से 3 के बीच में कोई बता सकता है क्या होगा? यस सर। तो ये क्या? वो नेगेटिव स्लोप बन रहा है। हाँ नेगेटिव स्लोप क्यों क्यों बन रहा है? नेगेटिव स्लोप इसलिए बन रहा है डिक्रीज। क्योंकि, हाँ क्योंकि डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे -1 से 1 के बीच में ये इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ये एंगल थीटा tan थीटा पॉजिटिव है। अदरवाइज यहाँ पे ऐसे निकालें तो ये वाला स्लोप बन रहा है, जबकि जो स्लोप हम लोग कोऑर्डिनेट में लेते हैं वो ये वाला लेते हैं। tan थीटा भले यहाँ से निकालें, लेकिन यहाँ से निकालते हैं अगर इस वाले एंगल का,
तो माइनस में आता है, बस इतना ही अंतर होता है। तो माइनस में आ रहा है इसलिए ये -1 होगा, और यहाँ पे देख इसीलिए -3 हो जाएगा। जब डी आई बाई डी टी वैल्यू -1 होगी तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, इसीलिए ये -3 यहाँ पे बना हुआ है। ये जो बना हुआ है यहाँ पे ये -3 इसलिए बना हुआ है। समझ में आ रही बात? तो थोड़ा सा यस सर, आ गया समझ में। हाँ, तो थोड़ा सा तुम्हारी भी लिमिटेशन है, थोड़ा सा मेरी भी लिमिटेशन है कि, और थोड़ा सा तुम्हारे डिपार्टमेंट की, कि हमेशा जो है वो लास्ट में बताते हैं तो भाग लगी रहती है। तो ये रिलेशन जो V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी है, जैसे जो है ये रिलेशन कैपेसिटर, एक रिलेशन है V और I में, चाहे वो इंडक्टर के क्रॉस हो चाहे वो कैपेसिटर के क्रॉस हो, उसका एक रिलेशन दे दिया गया। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेट सब पढ़ के आ रहे हो, इसलिए उसको सॉल्व करना, उसको ये करना, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें चाहे आई को इधर कर लो, V को निकालना होगा तो V को निकाल लो, या I को निकालना होगा तो I को निकाल लो, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जैसे ये एक सवाल दिया हुआ है कि वोल्टेज निकालनी है, 2 हेनरी का इंडक्टर है, उसके क्रॉस जो वोल्टेज नोन एज 6 cos फलाना वोल्टेज दी हुई है, डिटरमिन द रिजल्टिंग इंडक्टर करंट। तो रिजल्टिंग इंडक्टर के करंट दी हुई है, तो V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन पता हो तो V के लिए भी सॉल्व किया जा सकता है, I के लिए भी सॉल्व किया जा सकता है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा तो इसमें, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन कोई कठिन नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल है, तुरंत खट से इधर आधा आधा बराबर हो जाता है, V और I अलग हो जाता है, कोई इसमें कठिन काम नहीं करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन इसको बना लिया, और आई टी नॉट वगैरह जो है ये इनिशियल वैल्यू है। इसके लिए एक कंडीशन दी हुई है कि t -π/2 होगा तो करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है। इतना डिफरेंशियल इक्वेशन लगाए होगे तो ये समझते होगे कि ये इसको जो है इनडेफिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करके एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट के लिए t इक्वल टू -π/2 पे I की वैल्यू 1 एम्पियर है, इस इक्वेशन में रख दोगे जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, तो कांस्टेंट k की वैल्यू निकल आएगी, और पूरा इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा I t इक्वल टू ये निकल आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह तो सब लोग समझ जाते हो ना कि उसमें दिक्कत है, क्यों भाई? यस सर। पढ़े हुए हो ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में तो दिक्कत नहीं होगी ना। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रॉब्लम होगी तो ही इसमें प्रॉब्लम होगी, और डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम नहीं इस समय सिखा पाएंगे। उसमें कुछ नहीं है, केवल जो है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। इसी तरह जब एनर्जी स्टोर करोगे तो एनर्जी इंडक्टर भी हाफ साइकिल में करता है, तो कैसे करता है? एनर्जी क्या होती है? पावर इनटू टाइम। तो पावर जो है वी आई होती है, वी की जगह एल डी आई बाई डी टी रख दिया, और इस और पावर को डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक टाइम स्पैन में इंटीग्रेट कर दिया, तो ये फलाने ढिमाके क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं तुम्हारे ये आ जाएंगे। और इसमें जो है एनर्जी जो है हाफ एल आई टी स्क्वायर माइनस आई टी नॉट स्क्वायर हो जाएगी। जैसा कैपेसिटर में बता रहे थे कि इनिशियल वैल्यू जनरली 0 मानते हैं। कोई कैपेसिटर ले आएगा बाजार से, इंडक्टर ले आएगा, तो ये थोड़ी सोचेगा कि उसके क्रॉस वोल्टेज या करंट है। तो इस नोटेशन के साथ या इस कन्वेंशन के साथ इनिशियल वैल्यू को 0 माना, इनिशियल करंट को, और जो इक्वेशन आया वो हाफ एल आई स्क्वायर आया। कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो हाफ सी वी स्क्वायर होती है, और इंडक्टर जो करता है वो हाफ एल आई स्क्वायर होती है। कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में करता है, और जो इंडक्टर करता है वो मैग्नेटिक फील्ड में करता है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिस्कशन। तो यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है, उसमें यहाँ पे करंट दी हुई है, एक रजिस्टर लगा हुआ है, 3 Henry का एक इंडक्टर लगा हुआ है, एनर्जी वगैरह पूछ रहा है, तो हाफ एल आई वगैरह, हाफ एल आई स्क्वायर के फॉर्मूले से लगाओगे तो हाफ एल आई स्क्वायर से इसकी जो है वो एनर्जी स्टोर जो है वो निकल आएगी। और रजिस्टर के क्रॉस जो पावर होती है वो आई स्क्वायर आर होती है, वी स्क्वायर बाई आर होती है, ये ऑलरेडी कई बार बताया जा चुका है। और अगर वो किसी टाइम ड्यूरेशन में पूछ रहा है तो उस टाइम ड्यूरेशन में इसको इंटीग्रेट करोगे, जैसे यहाँ पे पी आ रहे थे 0 से 6 सेकंड वगैरह में पूछ रहा होगा, तो इसलिए 0 से 6 में इसको इंटीग्रेट किया गया है।
इंडक्टर जो है डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट होता है, कैपेसिटर डीसी के लिए ओपन सर्किट होता है। ये चीजें बहुत पूछी जाती हैं। अगर कई इंडक्टर एक साथ लगे हो, जैसे कि इस सर्किट में लगा हुआ है, जैसे कि इस सर्किट में देख रहे हो फिगर 7.18 का जो ए है, इसमें जो है फोर्स लगा हुआ है, कई इंडक्टर लगा हुआ है। इसमें केवीएल लगाओगे तो माइनस वी एस और प्लस V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन, इस तरह से एक इक्वेशन बन जाएगा। तो वी एस को एक तरफ ले जाओगे तो वी एस विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस Vn। अब वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो है वो L1 हो जाएगी। अगर V1 निकालोगे यहाँ से तो L डी आई बाई डी टी होता है, तो L1 और डी आई बाई डी टी। तो करंट जो है सारे इंडक्टर में सेम है, क्योंकि ये सब सीरीज में लगे हुए हैं। तो L1 डी आई बाई डी टी प्लस L2 डी आई बाई डी टी सो ऑन। इसको जो है मैनिपुलेट करके देखोगे तो L1 प्लस L2 आ जाएगा। और अगर इसी सर्किट को हम रिड्यूस कर लें इस तरीके से कि इन सारे इंडक्टर की जगह एक इक्विवेलेंट इंडक्टर L इक्विवेलेंट लगाएं, और अगर इस दूसरे वाले सर्किट में हम केवीएल लगा दें तो माइनस वी एस इक्वल टू L इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी आ जाएगा। और इस इक्वेशन को अगर उस ऊपर वाले इक्वेशन से हम जो है वो कंपेयर कर लें तो L इक्विवेलेंट विल बी L1 प्लस L2 प्लस Ln एक्सेट्रा। तो L इक्विवेलेंट विल बी L1 प्लस L2 प्लस Ln। तो बताने का मतलब ये है कि जिस तरह से रजिस्टर सीरीज में जुड़े होते हैं तो उनको जो है सिंपल जोड़ दिया जाता है तो इक्विवेलेंट रजिस्टर निकल आता है। उसी तरह से इंडक्टर को अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो सिंपली जोड़ दिया जाए तो इंडक्टर की वैल्यू आ जाएगी, जो इक्विवेलेंट इंडक्टर होगा। इसी तरह अगर पैरेलल में इंडक्टर लगे होंगे तो उसके क्रॉस यहाँ पे नोडल एनालिसिस कर लोगे और नोडल इक्वेशन लिख लोगे। नोडल इक्वेशन चाहे इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, उसमें करंट क्या जो इक्वेशन है वो ऑलरेडी बता दिया गया अभी। उस फॉर्म में अगर करंट का इक्वेशन लिखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर उसको उसी तरह से मैनिपुलेट वगैरह कर लोगे तो इंडक्टर का बिहेवियर वैसा ही होता है जैसे कैपेसिटर का होता है, सॉरी जैसे कि रजिस्टर का होता है। सीरीज में लगा होगा तो L1 प्लस L2 प्लस L3 एक्सेट्रा, और अगर पैरेलल में लगा होगा तो 1 अपॉन L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडक्टर का बिहेवियर वैसे ही होता है जैसे रजिस्टर का होता है। कैपेसिटर का बिहेवियर उल्टा होता है। कैपेसिटर अगर सीरीज में लगा होता है तो उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर पैरेलल में लगी होती है तो वो सीरीज की तरह बिहेव करती है जैसे रजिस्टर सीरीज में करता है, यानी कि C1 प्लस C2 प्लस C3। तो कैपेसिटर का बिहेवियर उल्टा है रजिस्टर के बिहेवियर से। अदरवाइज इंडक्टर का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि रजिस्टर का बिहेवियर है। और ये कैसे आ रहा है ये इसमें लिखा हुआ है, केवीएल और केसीएल लगा करके वो आराम से आ जाता है। ये एक प्रॉब्लम दी हुई है, इसमें इंडक्टर्स हैं डिफरेंट, पैरेलल में सीरीज में फलाना ढिमाका लगा हुआ है, कैपेसिटर है सीरीज पैरेलल में लगे हुए हैं, इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल कैपेसिटर जैसे सीरीज में लगे हैं तो वो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 से निकल जाएगा। और जो इंडक्टर जो है वो ये पैरेलल में लगे हुए हैं तो ये भी L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 कर लोगे तो उससे निकल जाएगा। और इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। ये 7.9 सॉरी ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम जो है वो जरा सा हमें करके बताओगे क्या? 7.9 प्रॉब्लम, ये एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें VC की वैल्यू दी हुई है और किसकी वैल्यू पूछ रहा है? VS सोर्स वोल्टेज की वैल्यू पूछ रहा है। कैपेसिटर की वैल्यू दी है हेनरी में, इंडक्टर की इंडक्टेंस दी हुई है, कैपेसिटेंस दी हुई है, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज दी हुई है, सोर्स वोल्टेज निकालना है। ये करके हमको बताओ। शिवम गौतम, शिवम गौतम, यस सर।
ये वाला कर लोगे जो हम प्रॉब्लम दे रहे हैं अभी? यस सर, कर लेंगे। करो फिर बताओ जरा। महिमा पांडे, होगी वाली प्रॉब्लम? सर ट्राई कर रहे हैं। 2 मिनट बचा हुआ है, अगर हो जाए तो बताना, और नहीं तो अगर ये बंद हो जाए तो आज के लिए बस करते हैं, फिर नेक्स्ट कल जो है वो क्लास करेंगे। ये जो किताब है, ये इसमें के प्रॉब्लम जो है जो सॉल्व हैं और जो इसके बाद प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं, ये बिल्कुल उसी तरह के मोस्टली होते हैं। तो अगर थोड़ा थोड़ा करके करोगे तो ये हो जाएंगे। और इसकी, क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल थे उसको ठीक से बताया हुआ है, और इसके एक्सरसाइज में जो शुरू में छोटे छोटे प्रॉब्लम दिए हुए हैं वो सब भी करोगे तो हो जाएंगे। वो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी एनालॉजी पे चल रहे हैं। लेकिन करोगे तो होंगे, नहीं करोगे तो मान लो ऑनलाइन भी है तो न्यूमेरिकल तो ढूंढने में दिक्कत होगी ना, वो सॉल्व वाला तो कहीं से आएगा नहीं। तो मेरी सलाह है कि पहले भी हमने कहा कि करते रहना, तो वरना दिक्कत होगी। ये वाला अगर बंद हो जाएगा, 1 मिनट बचा हुआ है, तो जो है वो नेक्स्ट जो है वो कल होगा, आज नहीं होगा। और किसी को कुछ पूछना हो तो बताना।